नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हलकों से आफ्स्पा को हटा दिया है, यानी कल्टेल किया है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरी जमातें हैं, वो अक्सर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को डिस्कस करते रही है कि आफ्स्पा को वापस लिया जाना चाहिए। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, ये बार बार ये डिमांड करती रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको हटाया नहीं गया है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख को छोड़ करके 1990 से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे मौके आए जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, कुछ जिलों से आफ्स्पा हटाने की बात की गई, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं बन पाया। विपक्ष ने इसका विरोध किया था। अब हम इस पर चर्चा करेंगे और शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। शेख साहब, आपका स्वागत है। मजीद शाह एडवोकेट हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपका भी स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। अभिजीत जी, 1958 को ये बना था और 1990 में, अगर हम आज यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें या स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, 1990 से ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है। लगातार ये डिमांड भी उठती रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, और अब केंद्र सरकार ये टाल क्लेम करती आ रही है कि हालात में बड़ा सुधार हुआ है, डीडीसी के इलेक्शन करवाए हैं, पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्या अब समय आ गया कि इसको हटाया जाना चाहिए? धन्यवाद विनोद जी। देखिए विनोद जी, इस चीज़ का संज्ञान जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज और सब कुछ केंद्र जो मिलकर लेता है कि किस एरिया की क्या परिस्थिति है और क्या नहीं है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के आपने आज 3 राज्यों की अगर बात की है तो वहाँ पर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से इसको हटा दिया गया हुआ, क्योंकि जो भी आज तक पुरानी सरकारों की गलतियों के कारण नॉर्थ ईस्ट जलता रहा, आज तक जो वहाँ पर हालात ख़राब रहे और उसको अभी तक कोई भी ठीक न कर पाया, वो आकर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया कि काफ़ी हद तक जो है अब वो हालात वहाँ पर ठीक हो चुके हैं। जब हालात ठीक हो जाते हैं तो हमारा तो ये मानना है कि आर्मी का अपना एक दायित्व है, बेल्ट फोर्सेज का अपना एक दायित्व है, उनको वही दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन जब कभी भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है और कुछ ऐसे लोग जो सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं आर्मी वालों को, इन्हीं बेल्ट फोर्सेज वालों को अपनी जान पे खेलकर अपने लोगों की, डेमोक्रेसी की, सबकी जो है बचाव करना पड़ता है। इसके लिए जहां पर ज़रूरत होता है उनको एक स्पेशल पावर एक्ट भी दिया जाता है, ताकि वो इन लोगों से, क्योंकि ये जो बंदूक होती है कोई लाइसेंस बंदूक नहीं होती है, और ये बंदूक कहीं ना कहीं वहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर पार से आती है, इलीगल हथियार। और इलीगल हथियार तो किसी तरफ भी चल सकता है। जहां तक रही बात बेल्ट फोर्सेज वालों की, उन्हें बेचारों को तो एक एक गोली का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो दोनों के अंदर बड़ा फर्क है। एक सत्य के साथ है, एक असत्य के साथ है, एक झूठ के साथ है, एक सच के साथ है, एक टेररिस्टों के साथ है और एक जो है वो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी छाती भी जो है उस पर गोली खाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रावधान दिए गए हैं वो बड़े जरूरी रहे हैं। रही बात कुछ लोग आफ्स्पा को लेकर जो उस पर राजनीति खेलती हैं, कुछ पार्टियां राजनीति खेलती हैं, उनका क्या दायित्व है, वो क्यों ऐसा खेलती है, वो हमें भली भांति पता है कि कहां से उनको डायरेक्शन होती है और किस कारण वो ये सब कुछ काम करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको ये भी देख लेना चाहिए कि उनके अराउंड जो लोग, उनकी सिक्योरिटी में आज इतनी बड़ी हैवी सिक्योरिटी लगी हुई है, ये जो लोग हैं उनके अराउंड, ये भी बेचारे वही लोग हैं जिनके लिए आफ्स्पा के नाम पर ये लोग सियासत करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी जिस दिन सिक्योरिटी छोड़ देंगे उस दिन आफ्स्पा के खिलाफ बात करने की जरूरत है। बशीर साहब, आप बताइए, आप हमेशा ये डिमांड करते रहे हैं, आपकी हुकूमतें भी रही हैं और अपने टेन्योर में इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को नहीं हटा पाए, लेकिन अब आप इसका जिक्र जरूर करते हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको स्पेशल पावर एक्ट याद आता है। विनोद जी, आफ्स्पा जो एक्ट है ये कंट्राडिक्टरी, जो अभिजीत जी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और आफ्स्पा जब हम हुकूमत कर रहे थे तो हमने कहा था कि जहाँ जहाँ हालात ठीक हो गए हैं उन जगहों से आफ्स्पा हटाया जाए। और उस वक़्त रिकमेंडेशन जो थी वो बाज़ाब्ता तौर पे बनाई गई थी, जो एजेंसियां उसके अंदर थीं, और उनको कहा गया था कि आप इन जगहों से हटा सकते हैं। और शायद कुछ जगहों से बंकर भी हटा दिए गए थे कश्मीर में।
कुछ जगहों पे बंकर हटाए थे और उसका मतलब ये था कि हमने ये कहा था कि यहाँ हालात थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, उनको थोड़ी सहूलियत हो जाए। लेकिन चूँकि ठीक है कोलिशन गवर्नमेंट थी उस वक्त वो पॉसिबल नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ बंदूक से नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक सेटअप से लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आइडियाज़ होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, बंदूक जो है वो बॉर्डरों की हिफाजत करती है और उनकी जो बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही अपनी सहूलियत के मुताबिक चीज़ों को भुना है, चीज़ों के साथ खेला है। जब आपको हुकूमत में होते हैं, सबसे बड़े नेशनलिस्ट होते हैं और आप कहते हैं कि जो पीओके में कैंप चल रहे हैं उनमें बम्बारमेंट होनी चाहिए, सब के सब ध्वस्त किए जाने चाहिए। तो जब आप विपक्ष में जाते हैं तो आपको याद दे जाती है 1996 में आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी, आपने ऑटोनॉमी का प्रपोजल बनाया। इस पर भी सोच लेते अगर आपको लगता है कि ये एक्ट कंट्राडिक्टरी है, आप इसको भी इसका भी प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजते कि ये एक्ट जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं होना चाहिए। आप 2-3 चीज़ों को खलत मलत कर रहे हैं। आप एक एक जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया तो असेंबली ने किया ना जी, असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन, मेजॉरिटी थी तो पास किया, किसी ने नहीं आगे सुना। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि जमहूरियत के अंदर जवाब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जमहूरियत से ही दिया जाना चाहिए, वोट बैंक से दिया ना चाहिए। लेकिन हम लोग जो हैं हर एक चीज़ को जब आपने कहा ना हमारी सहूलियत ये नहीं है कि हम कभी भी गलत बात नहीं करते हैं। हम ये बात कहते हैं अगर आप हमको समझते हैं कि ये एंटी नेशनल हैं तो ये बदकिस्मती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 96 में आके इसको संभाला और 2002 तक हमने पूरी टर्म ली और उसी दौरान 87 की देन थी तो 96 में संभालना ही पड़ना था। नहीं क्या था, किसकी देन थी? 87 की देन थी तो आपको संभालना ही पड़ना था। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि 87 को मोहरा बना के आप जो कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं कि 87 का हवाला देते हैं, ये रिगिंग हुई थी। मैं कहता हूं कि अगर रिगिंग हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ था उस वक्त? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कितने लोग गए? और इस चीज़ को बिल्कुल इसका 84 में जन्म हुआ। 84 में जिस वक्त गवर्नमेंट टॉपल की गई इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने जन्म लिया। और मैं आज भी कहता हूं आपके माध्यम से कि अपने घर के अंदर जब सुराख होता है तो उसमें सांप भी घुसता है, बिच्छू भी घुसता है जी। आप घर की हिफाजत के लिए डेमोक्रेटिक वे से उसकी हिफाजत करिए, टॉपल मत करिए। गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट ने टॉपल करने का बाज़ाब्ता तौर पे ऑल ओवर इंडिया एक ज़माने में बहस हुआ। और बहस जब हुई तो फारूक साहब ने कश्मीर में कनक्लेव किया, 1983 में कनक्लेव किया जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आई। और उस वक्त फारूक साहब ने कहा कि कांग्रेस ही इंडिया नहीं है जी। तो आज मैं ये आपको कहता हूं कि क्या वो गलत है? उस वक्त भी कश्मीर के लोगों को ये तासुर दिया कि हम इंडिया के साथ हैं जी। फारूक अब्दुल्ला को भी अगर कोई एंटी नेशनल कहता तो ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है जी। फारूक अब्दुल्ला को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही सर्टिफिकेट की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भी ये मुसीबत झेली है। हाँ, हुकूमत आती है जाती है, लेकिन आज जिनके पास है, आज जिनको ये सिलेक्टिव क्यों है? ये सिलेक्टिव क्यों है? ये सिलेक्टिव क्यों है? आज नॉर्थ ईस्टर्न में एक पैरामीटर और जम्मू कश्मीर में दूसरा था तो आपने एक रेजोल्यूशन पास किया। शाह साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जब बीजेपी के साथ मिलकर के आपने हुकूमत बनाई थी तब आपने थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाना चाहिए, जरूरत नहीं है, हालात सामान्य हो रहे हैं। देखिए विनोद जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये उस वक्त अगर सहयोगी दल हमारा भाजपा था तो इनको मालूम है अच्छे से कि एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था और एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा गया था, बाकायदा तौर पे क्लॉज बनाया था कि हमें जम्मू कश्मीर में जो है इस चीज़ को लेके जो आफ्सपा के जो नोटिफिकेशन है डिस्टर्ब्ड एरियाज को लेके जहाँ लगा हुआ है वहाँ हमें रिव्यू करके उनकी जो है विड्रॉल करना चाहिए आफ्सपा को। और इस पर हमारे को जो है स्ट्रेस देना है बहुत, जैसे मतलब हमारी इस टेन्योर के टाइम पे जहाँ जरूरत पड़ेगी हम हटाएंगे। अब जहाँ तक रही बात कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी उसने शायद इस पर सेंटर से
इस चीज़ को लेके मैं बोलूँगा कि उनका शायद इस चीज़ को लेके इंटरेस्ट नहीं था, या वो चाहते नहीं थे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे जो है पीडीपी के कहने के ऊपर कोई काम हो जिससे पीडीपी को फेवर मिल सके। अलबत्ता जहाँ तक मैं बात करूँगा अभिजीत जसरोटिया साहब की, इन्होंने भी 2 मिनट पहले आपसे कहा कि ये अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है ये बयान देते हैं कि जी आपको हटना चाहिए। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आपको 2016 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, और जिस जजमेंट का मैं आपको एक पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उन्होंने डिनाई किया है इम्यूनिटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने उसमें ये मैं आपको कोट करके बताया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, इट डज नॉट मैटर वेदर द विक्टिम वाज अ कॉमन पर्सन और अ मिलिटेंट or a terrorist, nor does it matter whether the aggressor was a common person or the state. Law is same for both and equally applicable to both. This is the requirement, I want to stress on this thing, this is the requirement of the preservation of rule of law and preservation of the individual liberties. जी मैं इसलिए इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि देखें, हम अगर जो चीज कहते हैं, हम कोई चीज अगेंस्ट द लॉ नहीं कह रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये चीज इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें, अभी राजौरी का एक इंसिडेंट आपके सामने है, शोपियन में जो 3 बच्चे मारे गए के साथ जो हादसा पीछे, मैं पूछता हूं आपसे, किसकी प्रोसिक्यूशन हुई? पथरीबल में इशू हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ? हमने अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ऑनलाइन ही एक रिपोर्ट पढ़ी हमने, उसमें कहा गया कि ड्यूरिंग द पीडीपी टेन्योर 50 केसेस वर रिकमेंडेड फॉर द प्रोसिक्यूशन बाय महबूबा मुफ्ती एज अ चीफ मिनिस्टर, बट अनफॉर्चुनेटली जब सेंटर में बैठे हुए लोग उसके ऊपर कुछ अमल नहीं करते हैं, नोटिस नहीं लेते हैं उन चीजों का, तो उसके रिपरकेशंस हमें ग्राउंड पे देखने मिलते हैं, जिसके एक हम बोल सकते हैं तो एगोनी, जो एक नाराजगी, जो लोगों के बीच में दुख, जो एक बोल सकते हैं कि जो उनके बीच में अपने लोगों के अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक किस्म का उनको जो दुख होता है, जो उनको वो हमारे को ग्राउंड पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स। हाँ, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है पार्लियामेंट में बैठ के 3 स्टेट से विड्रॉल करने का, तब जम्मू कश्मीर के लिए उनका एक अलग नैरेटिव चलता है। जब उन्होंने वहां पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना होगा की बात आती है, तो तब वहां पे उनका एक अलग नैरेटिव चलता है। तो गवर्नमेंट खुद ही अपने इन नैरेटिव्स में फंसी हुई है। शाह साहब, आप हमें ये बताइए कि जब हमने छोटे वीडियो वायरल देखे थे, इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ईवीएम्स लेके जा रही थी, किस तरीके से उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, आपने ये वीडियो देखे होंगे। आपने ये भी रिसेंटली वीडियो देखा होगा कि भुक्के के अंदर से ग्रेनेड फेंका गया। ऐसी परिस्थितियों में अगर स्पेशल राइट्स नहीं दोगे तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, तो फिर अभी रिसेंटली जब यूपी के चुनाव में जब ईवीएम्स की वीडियो वायरल, तो वहां पे क्यों नहीं लगाते हो आप सुबह जी? ईवीएम्स की वीडियो वायरल क्या अभी यूपी में नहीं हुई जी? देखिए, ये आपको अगर किसी जगह के लिए आपको माहौल ठीक करना है, आप चाहते हो वहां पे पीस प्रिवेल हो। अभी आज की मैं बोलूंगा कि शायद कल की चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गेव अ रेफरेंस। उन्होंने कहा कि ये जो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन लिया गया है, रिवोकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑफस्पा फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें उन्होंने कहा कि इट विल हेल्प अस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर स्टेट, इट विल हेल्प अस इन द पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ आवर स्टेट। तो क्या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल ग्रोथ? चलिए अभिजीत जी, आप हमें ये बताइए कि बशीर साहब बोल रहे थे कि पक्षपाती एटीट्यूड है आपका, आपने उन राज्यों में किया और जम्मू कश्मीर को निगलेक्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो बशीर साहब ना ही बोले तो बड़ा बेहतर रहेगा। भली भांति जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि किसने ये सब कुछ किया और कहाँ से ये 87 से 84 पहुँच गया। 84 पहुँच गया। अगली बार इनको 47 में भी पहुँच जाना चाहिए, जब इन्हीं के मरहूम शेख साहब कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा, तो अभी अगली बारी 47 में भी ये ज़रूर जाएंगे। खैर, मैं उसमें ना जाता हूँ। मैं एक बात उनको बताऊँगा कि एक चीज़ जो इनको सत्ता में रहकर कुछ और भाषा, सत्ता के बाद कुछ और भाषा, इन्होंने काफ़ी बड़ा टेन्योर 2000 जब से ये सदी शुरू हुई है, 2000 से लेकर 2015-16 तक पूरा ही राज इनका रहा। बीच में 3 साल सिर्फ आप कांग्रेस और पीडीपी के निकाल दीजिए, उसके बाद ये यहीं पर रहे। और बीच में इन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम था कि हमने बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दिया था, तब कर लेते। तब तो यहाँ पर भी इनकी सरकार थी और केंद्र में भी इनकी सरकार थी, जिनके साथ षड्यंत्र बुनकर इन्होंने 87 की रिगिंग की थी। तो चाहते तो बड़ा कुछ कर सकते थे। खैर, वो बात दूसरे
दूसरे को जब आप नसीहत देते हैं तो बड़ी अच्छी भली लगती है, लेकिन जब करना पड़ती है तब बड़ा मुश्किल होता है। रही बात अगर नॉर्थ ईस्ट के हालात सुधारे हैं तो वो भी हमारी पार्टी नहीं सुधारे, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से सुधारे। आप सुन लीजिए ना, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मेरी एक आदत है, मैं ना सुनिए शाह साहब, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, बड़ी पेशेंस से मैं आपको सुन रहा हूँ। आपका कुछ होगा लिख के रखें, नहीं भूलेंगे, आप जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, पहले आप सुन लीजिए ना पूरी बात। तो कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर हालात सुधर गए तो बिल्कुल जहां पर ठीक लगा, क्योंकि ये जो मापदंड है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज, गृह मंत्रालय, सब कुछ ये पैरामीटर्स देखे जाते हैं, कहां पर क्या है कहां पर क्या नहीं है। आज यहां पर बहुत हद तक हालात सुधर चुके हैं, लेकिन आप देख लीजिए, पॉइंट ब्लैंक से बेचारे किसी गरीब मजदूर को मार दिया जाता है, पॉइंट ब्लैंक से गोलगप्पे वाले को मार दिया जाता है, पॉइंट ब्लैंक से आप देखिए बिंद्रू जी जिन्होंने 40 साल कश्मीर के लोगों की खिदमत की, उन्हीं को मार दिया गया। ऐसे केस में अगर आर्मी को या वेल्ड फोर्सेस को अगर वहां पर इस चीज को जिसे कहते हैं पीस को प्रिवेल करना है तो कहीं ना कहीं अभी उनकी जरूरत है। जब हम सबसे पहले जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए बीच में अगर आप बोलेंगे मजा नहीं आएगा, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। मैं Frustration दूसरी हमारी तरफ मैं डिबेट लेकर जाऊंगा, मैं दूसरा डिबेट लेकर जाऊंगा तो लोग सुन नहीं पाएंगे। आप जैसी पार्टी क्यों बोलती है अफसपा को हटाने के लिए, मैं बताता हूँ क्यों हटाने के लिए बोलती है। इसलिए बताता है कि अभी आपका जो अंदर जो आपका वहीद पर अंदर किया हुआ है, वो अभी अबू दुर्जाना का निकाह करवा रहा था, आपका एक नेता अबू दुर्जाना का निकाह करवा रहा था, और वो भी जबरदस्ती निकाह करवा रहा था। इसलिए आपको अफसपा चाहिए ताकि अबू दुर्जाना जैसे जो टेररिस्ट है, अब्दुल गद्दाफी जैसे टेररिस्ट यहाँ पर पलते रहे, इसीलिए आप लोग अफसपा हटाने जाते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा पाकिस्तान से चलता है और पाकिस्तान का एजेंडा हम नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं देखेगा, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पर भारत डिसाइड करेगा, गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा, जहां आपकी मैडम महबूबा मुफ्ती साहब ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा, क्या फायदा, ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा। मैं फिर आवाज म्यूट कर, जब आपको टाइम मिलेगा आप पूरे आप लिख करके रखिए, जो जो ये बोलते हैं आप भूल जाएंगे ना, आप लिख करके रखिए, आप लिख करके रखिए जब ये करते हैं। बशीर साहब आप हमें ये बताइए कि इन्होंने सिरे से कहा है कि सारी जड़ जो है कश्मीर मसले की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 1947 से लेकर के 87 का जिक्र भी किया बशीर। देखिए जसरोटिया साहब ने, अनफॉर्चुनेटली जसरोटिया का जन्म नहीं हुआ था तब, खैर जसरोटिया साहब को जन्म लेना पड़ेगा दोबारा जी, ये सारी चीजें समझने के लिए। जी आई शुड से कि जसरोटिया साहब वैसे बहुत कुछ मैं छोटी सी उम्र में सब कुछ समझ गया और आप 47 तक की बात की पैदाइश आप नहीं समझ पाए, ये बड़ा दुख है, ये बड़ा दुख है। मैं किसी उम्र में समझ गया, आप बुजुर्गी में नहीं समझ पाए अभी तक। इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, इन्होंने कमेंट्स किए हैं, इसमें बचपना ही मैं कहूंगा इनका जवाब। मैं आपको नहीं, मैं जवाब सुनने के लिए आप तैयार नहीं ना है, और ये भी सुने, मैंने इनको इंटरवेन नहीं किया जब ये आपस में ये कर रहे थे। प्लीज पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अभी आप यार तुम्हारे पीडीपी वालों का जब बस नहीं ना चलता तब मैं इसी पे आ जाता हूँ, मैं तुम्हारी चेवरी कर बैठा हूँ भाई। तुम्हारे 4 साल हो गए चेवरी होगी, बस करो, 4 साल हो गए चेवरी हो गई। वो तो हमने सरकार भी बनाई थी तुम्हारे साथ, वो तो हमने सरकार भी बनाई थी तुम्हारे साथ, हमने सरकार भी बनाई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी चेवरी हो चुकी है, चेवरी हो चुकी है तुम्हारी, बस करिए, 4 साल हो गए मुझे। बशीर साहब आप बोले, कंटिन्यू करें। पहली चीज ये है कि कंक्लूड मैं आपको बताऊं, मेरा पॉइंट कंटिन्यू करें आप। पहली चीज ये है कि ये जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जी फारूक साहब और शेख साहब के लिए, या पॉलिटिक्स में ही इज चाइल्ड, इसको ये करना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री गवाह है जी, हिस्ट्री गवाह है। मैंने जो बात कही है, मैं किसी भी जगह पे आपको ये साबित कर देना चाहता हूं कि जो चीज आप 87 के साथ जोड़ते हैं वो 87 के साथ नहीं है। जब भी गवर्नमेंट टॉपल होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। जब ये हम ही थे, ये हम ही थे, ये हम ही थे, हम ही थे। नहीं प्लीज आप पार्टी मत बन जाइए, आप चूंकि अपना वो कर लीजिए। हम ही थे कि 1996 में पूरे इंडिया ने फारूक अब्दुल्ला को कहा आ जाओ और संभालो, और उस वक्त कहा स्काई इज द लिमिट। लोगों को भरोसा आया, काम किया। आज ये हमने इनसे सर्टिफिकेट नहीं हासिल करना है कि हम नेशनल हैं कि एंटी नेशनल हैं। हम नेशनल उतने ही हैं जितने मोदी जी हैं, हम नेशनल उतने ही हैं जितना अमित शाह से ज्यादा नेशनल हम हैं। लेकिन इनकी सिलेक्टिव अप्रोच एलिनेशन बढ़ा रही है। इन्होंने अगर वहां किया, वहां भी आपको नहीं है मालूम कि सीआरपी के लोग कितने मारे गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जी, वहां क्यों ये अलग पैरामीटर्स इस्तेमाल करें, और यहां क्यों पैरामीटर अलग पैरामीटर से ये सोच रहे हैं। ये कश्मीर के लोगों को एलिनेट करने की तरफ ले जा रहे हैं।
ले जाएं, कितना ले जाना चाहते हैं, हम इनको मैदान दे देते हैं, वक्त आएगा तो इनका फैसला होगा। हम आज आपको गोली से बात बनेगी, ये इन्होंने ये नारा भी मुफ्ती सईद ने ये दिया था। सपनों के सौदागर हैं। ग्राउंड में बताया था। लेट मी कंक्लूड प्लीज। चलिए जब आप बोल रहे थे आप अभी आपका आप ही का लेट मी टाइम कंक्लूड। जी। हम लोग एक स्टेज पे जब आते हैं, कोई चीज बात करते हैं, तो पीपल आर द बेस्ट जज। आपका क्वेश्चन है, हमारा जवाब है, पीपल जज है जी मैं जो बात कर रहा हूं वो हिस्ट्री के हवाले से कर रहा हूं जी कि हमने 1947 में भी साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर अगर था, और नेशनल लीडर्स ने कहा कि अगर रोशनी की किरण नजर आती है तो कश्मीर नजर आती है। और आज भी हम आपको बताते हैं कि आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि ये हम एंटी नेशनल हैं, ये अपने आप को खुद ही उस जगह पे खड़े कर रहे हैं कि ये कहाँ हैं। 1996 में बीजेपी कहाँ थी, मुझे ये बताएं। क्या अभिजीत जसरोटिया था 1996 में, जब वहाँ जो किलिंग्स हो रही थी? सिलेक्टिव किलिंग्स आज भी हो रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमने डीडीसी का चुनाव कराया, हमने ब्लॉकों के चुनाव कराया, सब कुछ ठीक है, तो फिर अफसपा को हटा दो। लेकिन जब आपको जब उन चीजों पे आ जाते हो तो फिर कहते हो जी हालात ठीक नहीं। दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों चीजें। आपके पास आता हूँ, शाह साहब खड़े हुए हैं। शाह साहब आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी, आपकी अध्यक्षा ये कहती हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। जब अपनी सहूलियत आती है तो ये कहती हैं कि बच्चे वहाँ टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, और आप आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की बात करते हैं। हमने जब आप उकसाते हैं लोगों को। देखिए, मुफ्ती साहब ने, आपको मैंने पहले भी कहा, मुफ्ती साहब ने नारा दिया था कि ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। और उस नारे के नतीजे में आपने देखा, जब उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बातों को कंसीडर किया, जब ग्राउंड पे जब उनको रिजल्ट्स दिखने लगे, पीस यहाँ पे जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा आप पीस टर्म बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार से केंद्र सरकार से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट है, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब आप उसको गलत सेंस में ले रहे हैं। दैट इज योर ओपिनियन। मेरी नजर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मेरे मुल्क की जो हुकूमत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रही बात जम्मू कश्मीर में, जब उस वक्त के हालात थे, खराब थे, आपको सबके सामने है। लेकिन मुफ्ती साहब ने जब यहाँ पे लोगों को प्रूव करके दिखाया, जब हमारा यहाँ पे ट्रेड शुरू हुआ, जब यहाँ पे बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ, तो यहाँ पे हालात रिजल्ट दिखने लगे लोगों को कि नहीं, अगर बातचीत, अगर कैसी किस तरह तरक्की अगर हो सकती है तो अमन जब होगा वैसे होगी। तो वही नतीजा था जो आगे की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो है आगे इसको कैरी करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 के बाद में यहाँ पे हालात खराब हुए, और 2019 में जब भाजपा ने जब फैसला लिया जम्मू कश्मीर के को लेके, जब हमारा 370-35 हमसे छीना, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर जब उन्होंने एक हैमर स्ट्रोक किया, तो उस वक्त के बाद जो है, अब हम ये बात तो कहते हैं हमेशा कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन यही गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहती है कि नहीं, हालात सामान्य है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को कुछ देने की बारी आती है, वो आपको देने नहीं होता, तब आप मना कर देते, तब आप बोलते हैं हालात ठीक नहीं है। अब आपको आफ्सपा में आपको जम्मू कश्मीर की कोई एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं ऐसी नजर आई जहां से आपको विड्रॉ करना चाहिए था। आप बाकी जगहों से कर सकते हो, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट नहीं आई आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने पिछले 3 साल में, 4 साल में ये अचीव किया है। अब देखिए, कहने की बात यह है कि ना तो इनके पास हमारे, और सच्चाई ये है विनोद जी, आपको एक बात कहूंगा कि हमने हमेशा, अगर हमारा अगर स्टैंड है आफ्सपा को विड्रॉ करने के लिए, वो इसलिए है कि हमारा मानना यह है कि अगर नो डाउट डिस्टर्ब्ड एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीगल कवर दिया है हमारी आर्मी को, ठीक है, आपने जो अपने सर्च ऑपरेशन जो भी कंडक्ट करने आप करें, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि उसमें जो है आपको एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। जो अगर आपने उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी है, उसके नतीजे में आपके सामने हुए हैं, और अगर वो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो एक ब्लॉट होता है हमारे लिए, और जिसका नतीजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस करके लोगों को अभिजीत जसरोटिया जी से पूछेगा। अभिजीत जी, आप क्रिटिसाइज करते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, आपने इनके साथ मिलकर के सरकारें बनाई हैं, देखिए तब ये दूध से धुले हुए थे। देखिए, एक बात ऐसी है कि हमने तो इनके उमर अब्दुल्ला साहब को भी बहुत बड़ी पोस्ट पे यूनियन मंत्री रखा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। अब एक मौका सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन मौके के बाद पता चल जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद उसी लाइन को पकड़े रहेंगे, कभी सुधरेंगे नहीं, तो चलो उसका इलाज भी बाद में हो जाता है। अब बात आती है सबसे, अब बीच में मत बोलिएगा, मजा नहीं आता आपकी बात में। सुनिए पूरी इत्मीनान से, आप भी सुनिए, सबर रखें ना, आपको क्या
देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, मैं पहले शुरू करूंगा शेख बशीर साहब से। शेख बशीर साहब ने बात की जी कि हमारी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब इतना ब्लाइंडली आप लोगों को सामने सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं? अच्छा, आप मुझे कहते हैं जी मैं बड़ा छोटा हूं उम्र में। शेख साहब जितना लगता है उतना छोटा नहीं, उम्र मेरी भी काफी है। मैंने 87 का दौर भी देखा हुआ है, 87 के पहले का भले बड़ा छोटा था, वो भी देखा है कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक था। और अगर आपको बताऊं कि चले आपकी उम्र ज्यादा रही होगी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत ही जो मेरा एक्सपीरियंस है कश्मीर का, मेरे को लगता है आपसे ज्यादा मैं कश्मीर में रहता हूं। अब आपको बताता हूं 87 के पहले का जरा आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा कश्मीर के सभी पुलिस स्टेशंस का। कहीं पर हत्या और मर्डर तो कभी किसी ने सुना ही नहीं। छोटा मोटा किस्सा कोई होता तो चाकू भी निकल जाए तो खबर बन जाती थी कश्मीर के अंदर। 87 के बाद आपके फारूक साहब ने क्या किया, सबको भली बात नहीं पता है। दो गुनाहगार सामने सामने नजर आए। पिछले दिनों भी एक बार फिर से किस्सा खुला है, वो है फारूक अहमद डार, जिन्हें आप बिटा कराटा कहते हैं। दूसरे फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब ने सियासत का मिसयूज करके, अपनी पोस्ट का मिसयूज करके जितनी कत्लो गारत की है उसमें फारूक साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। जितना गुनाहगार फारूक अहमद डार है। अरे आपको आपकी पार्टी का है फारूक साहब, आपके नेता, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? भाई सुन लो ना यार, सुन लो ना पूरी बात। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? बात किसी की हो रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई पहले उनकी हो लेंगे, आप बाद में आपकी शादी भी करवाते हैं। सुन लीजिए, अरे सुना ना, बताते हैं आपको, सुन लीजिए। शादी में अब्दुल्ला मत बनिए। सुने, अभी बात उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से हो रही, पहले उनके जरा कच्चे चिट्टे खोले, बाद में आपका नंबर भी आएगा। बख्शे आप भी नहीं जाएंगे, बख्शे आप भी नहीं जाएंगे। सुनिए बात, आपने शरेआम मेरी बात सुने, 87 में आपने शरेआम MUF की रिगिंग करवा दी। आपने MUF की इलेक्शंस को रिग करवा दिया। उस समय केंद्र की सरकार में बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ये इट वाज नॉट रबिश। सबसे बड़ी रबिश तो ये चीज आपने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया। वाज नॉट रबिश। आप क्या बात कर रहे हैं? और आप बताएं, क्या ये भी गलत है कि जगमोहन जी ने जो अपनी किताब में लिखा हुआ है कि आप एक तो पता नहीं क्या होता है, PhD अलायंस है। चलो PhD अलायंस को भी जवाब देते हैं। दूसरी बात ये आती है, दूसरी बात ये आती है कि जब इतनी बड़ी आप लोग अगर वहां पर आपने हालात खराब किए तो उसको माने कि जब हालात खराब हो गए तो फारूक साहब ने उमर साहब को जहाज में बिठाया और फैमिली के साथ लंदन निकल गए और 96 में फिर से आपकी सेटिंग हो गई कांग्रेस की सरकार के साथ। अब आप बताएं, आप किससे, कौन से मत से आप कैसे आ गए? फिर से कौन सा आपका कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे आप वापस आ गए? अब दूसरी बात आती है जो ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि जी हमारी समय का मैं चाहूंगा बशीर साहब रबिश लैंग्वेज कोई, ये मैं आपको बताऊंगा। ये फारूक साहब के कैसे, किसने, फारूक साहब ने किसको मरवाया? What he is talking? फारूक साहब ने आज जो कुछ हो रहा है मोदी मरवा रहा है, पॉलिटिकल अमित शाह मरवा रहा है। जितनी जितना खून कश्मीर में बहा है उसमें फारूक साहब है। फारूक साहब के हाथ कश्मीरियों के खून चले हुए हैं। फारूक साहब के कश्मीर में बस ये होता है, जब किसी का बस नहीं चलता तो बेचारे वहां जाते हैं। PDP सरकार भी बनाई, PDP की सरकार भी बनाई थी, अब क्या करेंगे? पीडीपी के साथ सरकार भी बनाई थी, पीडीपी के साथ सरकार भी बनाई, अब क्या करेंगे बताइए? हमने तो पीडीपी के साथ सरकार भी बनाई थी, तो उसमें क्या हो गया? मैं कंक्लूड करूंगा। व्हाटएवर वी टॉक ओवर हियर, हिस्ट्री और जो चीजें हैं, अफस्पा हमारा स्टैंड रहा है कि जहां हालात ठीक हो जाएं या हो गए उसको खत्म करना चाहिए था जी। उससे लोगों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। नहीं कर रहे हैं जी। इनकी सिलेक्टिवनेस ही इनको ले जाएगी, फिक्र मत करिए। लास्ट में कंक्लूड मैं कंक्लूड करता हूँ लास्ट में। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी एक चीज समझे, अगर हमने आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर हालात सुधर गए, आफ्सपा अगर हटाया गया, अब सुन लीजिए बशीर साहब, आफ्सपा अगर हट गया तो क्रेडिट फिर होम मिनिस्ट्री को जाता है। यहाँ पर भी जब हालात सुधर जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं किसी चीज का, हमें ये है कि एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे और बहुत जल्दी आफ्सपा भी हट जाएगा, बहुत जल्दी आफ्सपा हट जाएगा, आपका बहुत जल्दी हट जाएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।